हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग बच्चों पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 1 हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। 13 क्लास में हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। ये 13 क्लास का पूरा एक ऑर्डर वाइज प्लेलिस्ट तुम लोगों के कहने पर मैंने बना दिया है। जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं या बीच में कभी वो आए हैं, उनका सबसे पहला काम ये होगा कि ऑर्डर वाइज फर्स्ट चैप्टर में जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने टॉपिक्स हैं, उनको ऑनेस्टली पूरा करें। क्योंकि अगर बैकलॉग होगा, अगर पीछे की चीज़ें नहीं क्लियर हैं, नहीं पढ़ी हैं, तो फिर आगे दिक्कत प्रॉब्लम होने वाली है। इस बात को एक्सेप्ट करके चलो, क्योंकि फिजिक्स में सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो पीछे की चीज़ अगर नहीं पढ़ी है, नहीं क्लियर है, तो फिर दिक्कत होगी। मैं तुमको जब भी पढ़ाऊँगा तो सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊँगा। तो जो बच्चे शुरुआत से हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और मेहनत करो। जो अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उनके मैसेज आते रहते हैं। कुछ बच्चे बहुत परेशान थे, लेकिन सर तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें। तो पूरा एक प्लेलिस्ट फर्स्ट चैप्टर का मैंने बना के तुम्हें रख दिया है। जो भी न्यू कमर्स हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर का नाम देख लो, और नीट CUT बैच के नाम से वो तुम्हारा चैप्टर है। उस चैप्टर में फर्स्ट लेक्चर शुरुआत करो और एक एक करके अंत तक उसको पूरा करो। तभी पढ़ने मज़ा आएगा, तभी बात और समझ में आएगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अदरवाइज दिक्कत हमेशा बीच में बनी रहेगी। ठीक है, तो ये बात तो हो गई फर्स्ट चैप्टर की। अब हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हिंदी में कहें तो विद्युत धारिता। कुछ बच्चों को कहना है कि सर प्योर इंग्लिश में ना पढ़ाकर कुछ हिंदी भी बताया करिए, तो मैं कुछ हिंदी वर्ड भी यूज़ कर दिया करूँगा, जिससे दोनों मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। तो विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और पहले हम लोग इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स की पहले बात करेंगे। जो छोटी छोटी बातें हैं जिस पर पूरा चैप्टर हमारा टिका हुआ है, जिस पर हमारा पूरा बात आगे चलेगा, वो बात हम लोग पहले करेंगे। उसके बाद तो पूरा चैप्टर हम लोग को डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, और क्या कहा जाए, कहना बस यही है कि अगर थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है तो उसको कंट्रोल करो। ठीक है, क्योंकि ये अगले 50-60 डेज़ एक एक दिन करके कैसे बीतेंगे, बिलीव करो पता नहीं चलेगा। और फिर हाथ में से 10-15 दिन बचेंगे और कहेगा कि फिर अब क्या ही कर सकते हैं। तो वो रिग्रेट ना हो, शुरुआत से पढ़ते चलो। टाइम अभी सफिशिएंट है हमारे पास, एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है, करने को कुछ खास नहीं है हमारे पास सिर्फ पढ़ाई के अलावा। तो कोई वजह, कोई रीज़न, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम अपना पूरा एफर्ट पढ़ाई में न लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो हमारा पूरा एफर्ट है, 100% है, वो पढ़ाई में लगे। रिज़ल्ट का फिक्र नहीं करना है। रिज़ल्ट किसी को नहीं पता क्या होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं। बट जो प्रोसेस है, हम हमेशा एक ही बात बच्चों को कहते हैं, हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि यार प्रोसेस पर नज़र रखो। तुम जो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो प्रोसेस कितना सही है, बस इसका ध्यान रखा। जिसने रख लिया तो रिज़ल्ट उसके फेवर में ही जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, रिज़ल्ट पे पहले ध्यान रखते हैं, लेकिन उस रिज़ल्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं, या वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बहुत आसान समझते हैं कि यार चलो ऐसा तो होता है। बट हमेशा एक बात है ना, जिसका प्रोसेस तगड़ा है उसका रिज़ल्ट तगड़ा है। और जो पहले रिज़ल्ट फोकस करेगा, प्रोसेस पर ध्यान नहीं देगा, तो फिर सिर्फ वो रिज़ल्ट दूर ही दिखाई पड़ेगा, वो कभी रियलिटी नहीं बन पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस पर ध्यान दो। जो तुम कर रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, वो प्रोसेस कितना सटीक है, वो प्रोसेस कितना परफेक्ट है, वो प्रोसेस कितना सही है, तो उसको फॉलो करो। रिज़ल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। परिणाम अपना ध्यान खुद रख लेगा, अगर तुम प्रक्रिया पर ध्यान सही तरीके से रखते हो तो। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं, शीघ्र करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ये रहा तुम्हारे सामने, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक चालक के सतह पर, एक चालक के पृष्ठ पर आवेश का वितरण कैसे होता है। जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या चार्ज में कंडक्टर में बदलाव आते हैं, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है,
इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले होता क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी बातों को बता दूं। जैसे मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी शेप और साइज़ का है। एक चालक लिया हमने, किसी भी आकार प्रकार का है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है, ठीक है। बीच बीच में हिंदी वर्ड में यूज़ करता रहूँगा। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें, इंग्लिश में हम लोग तो जो यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक कंडक्टर को लिया, एक चालक को लिया मैंने। ये हो सकता है कि इस पर चार्ज हो या हो सकता है न्यूट्रल हो। ये चार्ज है या न्यूट्रल है, मतलब ये आवेशित है या आवेशित नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कुछ भी हो, एक बस कंडक्टर मेरे पास है, ठीक है। बट कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो चलो मैंने मान लिया कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई ऊपर से चार्ज नहीं दिया गया है और इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो तो ज़ीरो है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। तो ये कंडक्टर मेरे पास है किसी भी शेप और साइज़ का जो कि न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज फिलहाल नहीं है, ठीक है। चलो एक लाइट ऑन करना मैं भूल गया था, शायद कुछ फ़र्क पड़ा होगा मेरे ख्याल से भी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंडक्टर लिया मैंने, किसी भी आर्बिट्ररी शेप का लिया, न्यूट्रल है, नेट चार्ज ज़ीरो है। नेट चार्ज ज़ीरो है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल ज़ीरो है। इसके अंदर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का भरमार पड़ा है। भाई कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, मगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अकेले नहीं होते हैं। अंदर एटम्स में न्यूक्लियस भी होगा, पॉजिटिव चार्ज आयंस भी होंगे, है ना। तो इसका जो टोटल चार्ज आएगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। इस बात को ध्यान रखना। जितने पॉजिटिव हैं जितने नेगेटिव हैं सब चार्ज को मिलाकर ऐड करोगे, टोटल चार्ज इसका ज़ीरो होगा अंदर। बट चार्ज पार्टिकल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी वो कंडक्टर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मतलब कि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसको मैं रखता हूँ। बाह्य विद्युत क्षेत्र मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ इस तरीके से ई एक्सटर्नल, ठीक है। ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो जब किसी कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या होता है, बड़ी शानदार चीज़ है, बड़े मज़े वाली चीज़ है। इसको ध्यान रखते हैं हम लोग। होता क्या है कि इसके अंदर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्ज है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं। बाउंड जो मतलब जो बाउंडेड हैं, जो बॉन्ड से जुड़े हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। जो एटम से लूजली बाउंड है, एटम के आउटर मोस्ट शेल में है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है एटम के साथ, लगभग फ्री है या बिल्कुल फ्री है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ड्रिफ्टिंग करना शुरू करेंगे, मतलब मूव करना शुरू करेंगे। क्यों मूव करना शुरू करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स लगाता है। हम सब जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में इस फोर्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कई दफ़े पढ़ा है। F = Q × E, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ठहरा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का ड्रिफ्टिंग किधर होता है? तो नेगेटिव चार्ज की ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होती है। तो होगा क्या, इसके जो भी फ्री चार्ज हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएंगे और इसके इस तरफ आकर के एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। और उस वाले साइड पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा वहाँ पर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ड्रिफ्ट का मतलब गति करना होता है, मूव करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन, इस तरफ कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अब ये ड्रिफ्टिंग कब तक होगी? कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? ये प्रोसेस कब रुकेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके अंदर, अच्छा होगा क्या कि जैसे ही उधर नेगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जिसका डायरेक्शन
बस समझ जाओ, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अंदर मुझको बहुत कुछ बनाना भी है। जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव से तुम्हें बना के दिखाई दे रहा हूँ तुमको, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहाँ कहीं भी पोटेंशियल में डिफरेंस आया वहीं पर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये हाई पोटेंशियल पे ये हो गया, लो पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इसके अपोजिट होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करेगा। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र है, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग से आया है, ये हमेशा इसके अपोजिट होगा, कन्फर्म, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब ये और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आता जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और बढ़ती जाएगी, है ना। और जब बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। डायरेक्शन अपोजिट, अगर वैल्यू बराबर तो कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा बालक, ज़ीरो। बात को समझें। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नेट ज़ीरो हो जाएगा, जो अंदर फ्री चार्ज है उनकी ड्रिफ्टिंग ज़ीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मूव करना बंद कर देंगे। तो सवाल तो पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन कब तक जाएगा उधर, कब ये प्रोसेस रुकेगा, कब ये ड्रिफ्टिंग रुकेगी, कब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना बंद होगा। तो इसका आंसर ये है कि तब बंद होगा जब इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। और ज़ीरो कब होगी, जब ये जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल के अपोजिट तो है, बस वैल्यू बराबर उसकी हो जाए, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, मगर इसमें तो समय लगेगा। और इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रो करेगी, इसके अपोजिट होगी और तब जाके ज़ीरो होगा। कुछ समय लगेगा। कितना समय, तो लग रहा होगा बहुत ज़्यादा समय, ऐसा बोल रहा हूँ तुमको मैं, बट मान के चलो कि इट टेक्स फ्यू मिली सेकेंड। ये पूरा प्रक्रिया, ये पूरा कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग होना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाना, ये पूरा प्रोसेस कुछ मिली सेकेंड की कहानी है। जैसे ही कंडक्टर को, अब मिली सेकेंड मतलब क्या, हम लोग के लिए कुछ नहीं, हम लोग एक पलक भी झपकाएंगे तो एक सेकेंड हो जाता है। तो हम लोगों के लिए प्रोसेस क्या होगा, इंस्टेंटली हो जाएगा, तुरंत। तो पूरे कहने का सारांश ये है कि मैं तुमको बताना बस ये चाहता हूँ कि जब भी किसी कंडक्टर को हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो हो जाता है। चाहे वो कंडक्टर पहले से चार्ज हो, चाहे वो पहले से न्यूट्रल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी कंडक्टर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, तो उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, इसी को चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं कंडक्टर में, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो। तो उस बात को एज अ फैक्ट याद रखना। ये एक फैक्ट है जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कंडक्टर की एक्चुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक यही है। दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन में अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेस्ट चार्ज के द्वारा क्रिएट की गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड हमेशा तुमको ज़रूर मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, एक बेसिक से जानकारी है, ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए। आगे हम जब फॉरवर्ड चलेंगे, आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से अगर जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हमारे सामने आएगा तो हमको उसका जवाब देने के लिए एकदम तैयार ना होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे चलेंगे और पढ़ेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे, ठीक है। इसे कॉपी कर सकते हो, जल्दी डू इट। अब बहुत थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर किसी कंडक्टर को हम बाहर से चार्ज देते हैं तो उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चार्ज, उस चार्ज को लेकर कंडक्टर कैसे अपने ऊपर कैरी करता है, क्या क्या कंडक्टर में बदलाव आते हैं, ये सारे चीज़ों से क्वेश्चन
छोटे छोटे बहुत पूछे जाते हैं, तो इनकी बात पहले करते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो वही कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैंने 2 कंडक्टर तुमको फिगर में दिखाए हैं। एक मान लो स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो है मान लो, सॉलिड है, फर्क नहीं पड़ता, स्फेरिकल शेप का है, बस सिमेट्रिकल शेप कह सकते हो। और एक किसी भी शेप का, टेढ़े मेढ़े शेप का मैंने कंडक्टर ले लिया। ठीक है, नेचर में तो हमें कंडक्टर ऐसे मिलते हैं टेढ़े मेढ़े, वो तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, वो तो अलग बात है ना। तो 2 शेप तुमको फिगर में दिखाया गया है। पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स को नोट करना एक एक करते हुए। जैसे सबसे पहली बात, जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं बाहर से, उसको हम फ्री चार्ज अगर देते हैं, नेट चार्ज को हम देते हैं बाहर से, तो वो गिवन चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पर जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो चार्ज इसके सरफेस पे जा कर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मान लो इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और वो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे जा कर के कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये चार्ज कभी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। तो जो भी हम चार्ज उसको देंगे वो उसके आउटर सरफेस पर ही जा कर के रिसाइड करेगा, मतलब बैठ जाएगा, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रूल है, कुछ नियम है। तो दूसरी बात सुनो क्या होती है। जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर को चार्ज अगर हम देते हैं तो उसके सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, वो कंडक्टर चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी तुम किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो जो कंडक्टर का सरफेस है वो हमेशा एक प्रॉपर्टी को अपने साथ कैरी करता है, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि कंडक्टर का सरफेस हमेशा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस के तरह बिहेव करता है। मतलब कहने का ये है कि जब भी किसी कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे तो उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, अब जाहिर सी बात है अगर चार्ज दोगे तो पोटेंशियल तो डेवलप होगा ही। फॉर्मूला पढ़ा भी लोगों ने इसके पहले गॉस थ्योरम में 1/4π/r। तो जब भी इस कंडक्टर को मैं चार्ज दूंगा तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा। वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव, इसके पूरे सरफेस पर, इसके पूरे पृष्ठ पर एकदम बिल्कुल एक समान होगा। मतलब अगर यहाँ पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 वोल्ट ही मिलेगा। इनफैक्ट कंडक्टर के अंदर भी वही वैल्यू होती है, हम लोग ऐसा पढ़े भी हैं, याद करो। कंडक्टर के अंदर विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो सिर्फ सरफेस पर ही नहीं, अंदर भी सेम होगा, मगर फिलहाल लोग सरफेस की बात अभी कर रहे हैं। तो सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, पृष्ठ पर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस का अगर हिंदी में लिख दूं, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं सम विभव पृष्ठ। ठीक है, इंग्लिश में कहते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, हिंदी में कहते हो सम विभव पृष्ठ। सम विभव समान होना चाहिए। तो एक कंडक्टर का दूसरा अहम प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर कुछ इस तरीके से वितरित होगा, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इसके पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। मतलब कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत शानदार फैक्ट है जो तुमको एकदम दिमाग में बैठा कर रखना है। ठीक है, याद रहेगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ कंडक्टर, कैसा भी शेप का हो, भी यहाँ की बात भी करेंगे मगर पहले यहाँ की बात करते हैं। किसी भी शेप और साइज़ का हो, कैसा भी हो, कैसा भी टाइप हो, डज नॉट मैटर, खोखला है, ठोस है, कुछ भी हो, उसका जो सरफेस होगा वो एक सम विभव पृष्ठ होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, याद रहेगा ये बात। तीसरी चीज़ जो तुमको याद रखनी है वो याद रखनी है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसा कि 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी
और इसके अंदर नेट चार्ज भी क्या मिलेगा, ज़ीरो। नेट चार्ज ज़ीरो बोल रहा हूँ मैंने, ये नहीं कह रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल नहीं होगा, चार्ज पार्टिकल्स होंगे, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, ढेर सारे नेगेटिव चार्ज होंगे, मगर नेट चार्ज जब तुम भी निकालोगे वो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी अंदर, नेट चार्ज ज़ीरो होगा अंदर। और इस प्रॉपर्टी का ना बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी कंडक्टर के अंदर। जैसे मान लो अगर मैं एक कंडक्टर बनाऊँ ऐसे, और एक कंडक्टर किसी भी शेप का लूँ और इसके अंदर एक कैविटी बना दूँ। कैविटी मतलब अंदर जिसको गोहिका बोलते हो, कैविटी, और इसके बाहर कुछ चार्ज दिया जाए, ठीक है, इसके बाहर कुछ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, या बाहर में भी चार्ज है मान लो, या बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो अंदर एक कैविटी देख रहे हो ना, इस कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तुमको मिलेगी। बाहर क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी वगैरह है तो उस कैविटी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा तुमको ज़ीरो मिलेगी। ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। इसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, इसका हम लोग एक यूज़ करते हैं बहुत शानदार, उस चीज़ का नाम है, उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है बचाव। जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, बचाव। किसी चीज़ को शील्ड करना, उसका बचाव करना। किस बात का बचाव, कैसा शील्डिंग होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकली सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर, इलेक्ट्रिसिटी होने पर, या इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर होने पर जिन पे इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसको अगर इस कैविटी के अंदर रख दिया जाए तो वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षित रहता है। मतलब ये जो कैविटी है ना, इसके अंदर कोई भी चीज़ रखी जाएगी तो कैविटी उसका बचाव करेगा, उसको शील्ड की तरह एक कवर कर लेगा। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर कैविटी पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सेंसिटिव हैं, वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे। तो इस चीज़ का हम यूज़ किस में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में करते हैं, बचाव। इस चीज़ को क्या देखना है, इससे कुछ बन सकते हैं, है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। तो शील्डिंग का तुमको मतलब समझना होगा कि शील्डिंग का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से ये जो जोन है, ये जो कैविटी देख रहे हो, इसको हिंदी में गोहिका कहते हो, ये जो कैविटी देख रहे हो, ये कैविटी अंदर हमेशा सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, इसको शील्डिंग हम लोग के नाम से जानते हैं। तीसरी चीज़ जो हमको जाननी है वो ये जाननी है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो याद करो मैंने कुछ और तुमको बताया था, समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या संबंध होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिशा में होता है। तो एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के लंबवत होगा, हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये एंगल कितना बनना चाहिए, 90। देखिए इस बात को ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो तुमको सरफेस के लॉन्ग एक कंपोनेंट मिलेगा, और सरफेस के लॉन्ग कंपोनेंट मिलेगा तो भाई पोटेंशियल तो चीज़ सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सरफेस पर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का जीरो होना चाहिए। अभी पढ़ चुके पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो अगर सरफेस पे पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड काहे को आएगी फिर। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगा वो हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये भी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तीसरी चौथी जो भी लिख लेना, ये भी प्रॉपर्टी कंडक्टर की है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कंडक्टर का शेप यूनिफॉर्म है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इस कंडक्टर के सरफेस पर, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ES सरफेस की वैल्यू पढ़ चुके थे गॉस थ्योरम में, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है जो हम लोग गॉस में पढ़ चुके हैं और काफ़ी बच्चों को याद भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होती है, क्योंकि सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर रहेगी, अंदर चार्ज ज़रूर रहेगा, चार्ज केवल आउटर सरफेस पे आएगा। और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर शेप यूनिफॉर्म है तो सिग्मा, यानी कि सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम एवरीवेयर। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसको हिंदी में कहते हो पृष्ठ आवेश घनत्व। मैं लिख दूं अगर किन्हीं बच्चों को दिक्कत है तो पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा इसके थ्रू और सरफेस सेम रहेगा। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर है वही सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके सारे सरफेस पे होगी, मगर शेप यूनिफॉर्म होगा तब। यहाँ पे थोड़ी बात बदल जाएगी, ठीक है। तो ये तो इस कंडक्टर के बारे में बात हो गई जो कि यूनिफॉर्म शेप का था। मान लो मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर की बात करते हैं जो यूनिफॉर्म नहीं है, जिसका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा शेप है, ऐसा फिगर में देख रहा हूँ। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, यहाँ तो पूरी कहानी साफ हो गई। इसमें क्या कोई बदलाव होगा या सब कुछ वैसे ही चलेगा? सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस एक चीज़ का बदलाव होगा। क्या होगा देखते हैं। मगर मैं तुमको फिगर बना के दिखाता हूँ कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पहले फिगर बना दूँ फिर बातचीत करेंगे। ठीक, जो फिगर मैंने बनाया है उसको देख के एक बात तो क्लियर हो गई है कि हर जगह चार्ज इक्वल नहीं आ रहा है। देखो इस पोर्शन में चार्ज मैं थोड़ा ज़्यादा बनाया हूँ, यहाँ चार्ज को थोड़ा दूर दूर कर दिया, मतलब डेंसिटी कम कर दी है, या फिर थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा दिया, या फिर डेंसिटी कम कर दी। मतलब पहली बात ये हो गई कि सिग्मा कहाँ गया, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व एक समान नहीं होगा, डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। जैसे वहाँ एक समान था सिग्मा, यहाँ पे एक समान नहीं होगा। लेकिन सिग्मा की बात हम बाकी बात में करें, पहले सारे पॉइंट्स देखते हैं जो वहाँ पे था वहाँ यहाँ कैसे वेरी करेगा। पहला पॉइंट सेम टू सेम है, मतलब कि जो भी चार्ज दोगे आउटर सरफेस पर जाएगा, ये कन्फर्म है। इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा क्यू इनसाइड वो ज़ीरो होगा। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ज़ीरो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये दो चीज़ें जो वहाँ थी वही दो चीज़ें यहाँ पे पहले होंगी। पहली बात सरफेस इसके आउटर सरफेस पे जाएगा, सरफेस बोल रहा हूँ, चार्ज इसके आउटर सरफेस पे जाएगा, अंदर नेट चार्ज ज़ीरो होगा, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये हुआ कि जैसे इसके पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम था, वैसे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा सेम रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेम होना कंडक्टर का एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। शेप वेव से मैटर नहीं करता, कंडक्टर किसी भी शेप का हो यार, उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। तो यहाँ पर भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेंटेन रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके सरफेस पर हर जगह सेम होगा। तो कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल होना ये कंडक्टर का एकदम मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो कंडक्टर को डिफाइन करता है। तो ये हमेशा होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो सिमेट्रिकल शेप है कि एसिमेट्रिकल शेप है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ भी है, इक्वी सरफेस यहाँ भी है। सिग्मा ऐसी चीज़ है जो सेम नहीं होगी, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, कहीं पर सिग्मा ज़्यादा सिग्मा यहाँ पे कम। मगर ये ज़्यादा कम हुआ कैसे, तो एक बात को देखना। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं तो यहाँ जो कर्वेचर है उसका रेडियस और यहाँ जो कर्वेचर बन रहा है उसका रेडियस, ज़रा इन दोनों को कंपेयर करूँ। अगर मैं दो कंडक्टर के दो पार्ट कंपेयर करूँ, जस्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, तो यहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है, मतलब कर्व ज़्यादा है, वक्रता इसको हिंदी में कहते हैं, वक्रता इसकी ज़्यादा है। यहाँ पे वक्रता थोड़ी सी कम है, कर्व थोड़ा कम है।
मगर ये जो रेडियस है, यहाँ पे रेडियस थोड़ी कम है और यहाँ पे रेडियस थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ रेडियस कम है, और जहाँ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ रेडियस ज़्यादा, जहाँ कर्वेचर कम होगा वहाँ रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो दो हिस्से कंडक्टर के मैंने लिया, एक वो जहाँ पे ज़्यादा कर्व था, एक वो हिस्सा जहाँ पे लेस कर्व था, ठीक है। अब इन दोनों पे सिग्मा कैसे चेंज करेगा, तो वो दिख रहा है कि यहाँ सिग्मा थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा डेंस है, यहाँ पर अभी मगर इससे थोड़ा सा कम है, और यहाँ जो फ्लैट है एकदम, जो चिपटा सरफेस है कंडक्टर का, जो एकदम चिपटा सरफेस है, सतह एकदम फ्लैट, वहाँ पे सिग्मा तो बहुत ही कम है, चार्ज बहुत दूर दूर है। तो ये सिग्मा चेंज कैसे करता है, क्या कुछ रूल है इसका? रूल देखो क्या होता है। अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का जो होता है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि सरफेस पर हमेशा हर जगह क्या है, एक समान है। जो यहाँ पर पोटेंशियल, वही बड़ी मजे की बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ पर है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी है, सिग्मा लेकिन डिफरेंट है। अब ऐसा कैसे हो गया सर, सिग्मा डिफरेंट है तो पोटेंशियल कैसे होता है, क्योंकि पोटेंशियल में सिर्फ सिग्मा का काम नहीं है, पोटेंशियल में बेटा रेडियस का भी काम होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल इसका तो हर जगह सेम है, लेकिन सिग्मा चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा वो देख लेते हैं। इसमें काम करते हैं, ऊपर नीचे रेडियस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पाई R² इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q/4 पाई R² को सिग्मा बोलते हो, सरफेस अपॉन टोटल एरिया इज सिग्मा, और ये हो गया R, एप्सिलॉन को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये एक रिजल्ट मुझको मिला कि सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो सिग्मा इंटू आर अगर कांस्टेंट है तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होना चाहिए। अभी तो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। अब यहीं से सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। मतलब ये कहने का हुआ कि सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका ये मतलब निकला कि जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ सिग्मा कम हो जाएगा। तो इनको कंपेयर करो, देखो यहाँ पे आर ज़्यादा है तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ पे आर थोड़ा सा कम है तो सिग्मा की वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट जिनको मैथमेटिकली कह सकते हो आर इनफाइनाइट है, तो वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू बेहद कम हो जाएगी। तो ये जो तुम्हारा रिजल्ट मिल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह डिफरेंट है, वो भैया ऐसे वैसे नहीं है, वो इसके पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए ऐसा हुआ है। तो मेन चीज़ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो पोटेंशियल सेम हो इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा आएगा, यहाँ पे चार्ज कम आएगा। तो मेन बात जो है वो है सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, समविभव पृष्ठ बनाना है। तो समविभव पृष्ठ बनाने के लिए, पोटेंशियल को इक्वल सेम करने के लिए ऐसा होना ही पड़ेगा कि जो ज़्यादा कर्व्ड पार्ट है, जिसमें ज़्यादा वक्रता है, वहाँ पे सिग्मा ज़्यादा आएगा। जहाँ पे लेस कर्व है, लेस वक्रता है, वहाँ पे सिग्मा थोड़ा कम हो जाएगा। कोई पूछे क्यों? ताकि पोटेंशियल सेम रहे। तो मेन चीज़ है कि सरफेस को तुमको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना था, उसके लिए ये चीज़ ऐसा होना पड़ा। और चूँकि यहाँ पे आर हर जगह सेम था, यहाँ कर्वेचर हर जगह सेम था, तो कर्वेचर हर जगह सेम है तो सिग्मा भी हर जगह सेम रहेगा। तो इस तरीके से किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम नहीं होगी। अगर मैं ये पॉइंट ए बोल दूँ, इसके आसपास पॉइंट बी बोल दूँ, और ये वाला पॉइंट सी बोल दूँ, तो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में सिग्मा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली पॉइंट ए पर होगा। उससे कम कहाँ पे होगा? बी पे होगा। उससे कम कहाँ होगा? सी पे होगा। और जहाँ सिग्मा ज़्यादा होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी तगड़ी हो जाएगी, और जहाँ सिग्मा बहुत कम होगा उसके आसपास इलेक्ट्रिक बहुत कम रहेगी। तो अगर ए बी सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर लिखना हुआ तो ई ए शुड बी ग्रेटर देन ई बी शुड बी ग्रेटर देन ई सी, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम लोग को ध्यान रखना है कंडक्टर के रिगार्डिंग। कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्या चीज़ कैसे बदलती है। अच्छा, एक बात और,
इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर होना ये अभी भी कायम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। तो सरफेस के परपेंडिकुलर वाला नियम भी दोनों में होल्ड करेगा, बस सिग्मा छोड़ के सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो सिग्मा डिपेंड करेगा कर्वेचर पे। अगर यूनिफॉर्म कर्वेचर है, एक समान वक्रता है, तो सिग्मा भी हर जगह सेम होगा। अगर नहीं है तो सिग्मा डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा। लेकिन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट चार्ज दोनों ज़ीरो होंगे अगर वो कंडक्टर है तो ये कंडक्टर का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक था जिसको हमको जानना चाहिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। कैपेसिटेंस की बात करें, कंडक्टर चार्ज का स्टोर करता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, उसको कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सारा कुछ पढ़ने के पहले कंडक्टर के बारे में ये बहुत बेसिक जानकारी हमको आनी चाहिए, तभी हमारा बात आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। ओके फाइन, तो अभी आज हम लोग इस क्लास को स्टॉप करेंगे। आज हम लोग कंडक्टर के बारे में ही सारी बात करना था तो हम लोग कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ये कंडक्टर का जो चार्ज को स्टोर करने का प्रॉपर्टी है कि सरफेस पे चार्ज को स्टोर कर लिया, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे कितना यूज़फुल है ये हमारे लिए, और इसको हम यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में किस हद तक हमारे काम आता है, यू नेवर नो। ठीक है, बट हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है। कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है तो इसको जानोगे तो कहोगे, बट उसके पहले ये होता शुरुआत कहाँ से होती है वो तो पता होना चाहिए। जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो बात हो जाएगी एक्चुअली प्रॉपर्टी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है, हम किसको कैसे यूज़ करते हैं, और बाकी जो पढ़ना है चैप्टर तो पढ़ना ही है। ठीक है, सीखने की टेंडेंसी रखो, बाकी तो ज़िंदगी में पढ़ना ही है ना। तो ठीक है, यहाँ स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और जो लास्ट शुरुआत में का फिर कह रहा हूँ कि अगर कोई बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करो। प्लेलिस्ट बन गई है, ऑर्डर वाइज लेक्चर्स बना दिए गए हैं, उनको देखो, एक्सक्यूजेस अब नहीं देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।